मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी पति को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक शराब को लेकर के पति और पत्नी में विवाद हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कपाली थाना के टीओपी के रड़गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां पति ने अपनी पत्नी और 5 साल की बेटी की हत्या कर दी। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्यों ये हत्या की गई और पुलिस की छानबीन में और क्या कुछ सबूत निकलकर सामने आए हैं? जी, आपको बता दूं कि अचानक सरायकेला में एक दर्दनाक घटना हुई, जहां हैवान पति ने ही अपनी पत्नी और ये 5 साल के बच्चे की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। हालांकि जिस तरह बातें सामने आ रही है, गांव के लोगों ने साफ तौर पर कहा कि पति और पत्नी दोनों शराब का सेवन करते थे और लगातार दोनों के बीच जो है वो विवाद होता रहता था। मगर आज ये सुबह की घटना है, जब शराब पीकर पति देर रात से पूरी रात जो शराब पीकर नशे में आया था घर, और जब उसकी पत्नी से उसका विवाद हुआ तो घर पर रखा एक तलवार से पहले पत्नी पर हमला करता है, गले पर धारदार तलवार से मुझसे हमला करता है। उसके बाद उसके बच्चे पर भी, 5 साल के बच्चे पर भी तलवार से हमला करके दोनों को मौत के घाट उतार देता है। हालांकि इस घटना के बाद जब ये सूचना गांव के लोगों तक पहुंचती है तो पूरी तरह से सनसनी फैल जाती है। अब पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हैवान पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो घटनास्थल पर तलवार था उसे भी बरामद कर लिया गया है। मगर जिस तरह से ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं गांव के लोगों में भी खौफ का माहौल है। और पति, जिस तरह बातें सामने है कि पति जो है लगातार शराब का सेवन करता था और इसी को लेकर यही विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। ठीक है आशीष, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चकदरपुर रेल मंडल के राजखरसावा और बड़ा बाम्बो स्टेशन के बीच यह हादसा हुआ है। ट्रेन की चपेट में आने से 5 साल का बच्चा और एक युवक मौत के घाट उतर गया। आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक में बैठकर फोटो खिंचवाने के दौरान ट्रेन की चपेट में ये दोनों लोग आ गए। जानकारी के मुताबिक चाचा अपने भतीजा को साथ लेकर गांव के पास रेल पटरी पर फोटो खिंचाने के लिए बैठा था और इस दौरान साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। इससे ही वो दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए और दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुपेश प्रधान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, रेलवे ट्रैक पर फोटो खिंचवाने के चक्कर में यह हादसा हो गया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से आगे क्या छानबीन की जा रही है? जी, अभी पुलिस इस मामले में जो पास के आमदा थाना की पुलिस है वो उसने दोनों के शव को बरामद कर, और ये शव काफी क्षत विक्षत अवस्था में हो गए थे। ट्रेन के चपेट में आकर जो युवक और उसके भतीजा चपेट में आए थे तो काफी दर्दनाक घटना हुई थी और क्षत विक्षत इधर उधर दोनों का शव पड़ा हुआ था। तो इस दौरान अभी आज ये पुलिस ये कार्रवाई कर रही है कि दोनों का शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है पुलिस द्वारा। रुपेश, क्या लगता है सोशल मीडिया की लत अब कहीं ना कहीं लोगों की जान के ऊपर खतरा बनता जा रहा है? जी बिल्कुल, ये दोनों चक्रधरपुर के ऊंचीबीता गांव के निवासी हैं और चाचा और भतीजा दोनों वहां और अन्य परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वहां पर जागरण कार्यक्रम आदिवासी समुदाय में होता है उसमें शामिल होने आए थे। और वहां खाना खाने के बाद चाचा अपने 5 वर्षीय जो भतीजा को लेकर पास में रेलवे ट्रैक गांव के पास ही मौजूद है, तो वहां फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं और वहां वो रेलवे ट्रैक पर बैठकर फोटो खींचाने या सेल्फी लेने के लिए बैठे रहते हैं। और इसी दौरान इसी दौरान यह हादसा हो जाता है। और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया। और जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां तेज रफ्तार का कहर दिखा है। कंटेनर और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। एक की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहरा गोड़ा थाना क्षेत्र के NH 18 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल है जिनका इलाज जारी है। और बहरा गोड़ा थाना क्षेत्र के NH 18 पर यह घटना घटी। तो जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। कंटेनर और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई और इस टक्कर की वजह से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
सरायकेला से भी आपको बड़ी खबर बताएं, जहां सरायकेला खरसावा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नक्सली के नाम पर रंगदारी मांगने वाले 5 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल और माओवादी के नाम पर लेटर हेड पर्चा भी बरामद पुलिस ने किया है। सभी अपराधी पश्चिम सिंहभूम के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आदित्यपुर में रेलवे ठेकेदार से मांगी गई थी रंगदारी और पुलिस ने टीम बनाकर पूरे मामले का खुलासा किया है। बड़ी खबर आपको सरायकेला से बता रहे हैं। का भय दिखा के जो वहाँ पे साइड में जो लोग थे उनके साथ मारपीट की गई और नक्सली संगठन के नाम पे रंगदारी मांगी गई। उसके बाद भी लगातार फ़ोन कर उनसे रंगदारी मांगी जा रही थी। इस घटना को कारित करने वाले 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 1 देसी कट्टा और 1 गोली, धमकी देने के लिए प्रयुक्त मोबाइल फ़ोन, धमकी देने के लिए प्रयुक्त पश्चिमी सब जोनल कमेटी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के नाम का लेटर हेड पर्चा, 6 मोबाइल फ़ोन, 1 बाइक और धमकी देने के लिए जो सिम प्रयुक्त की गई थी, जो कि इनके द्वारा दांतों से चबा दी गई है, उसको बरामद किया गया है। और कोडरमा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां ढाब में पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया है। पुलिस की टीम अवैध ग्रीन स्टोर पर छापेमारी करने गई थी और इस दौरान पुलिस टीम के साथ झड़प में की गई है। सूचना मिली थी, दोनों ने पुलिस की गाड़ी पर पत्थरबाजी भी की, जिसमें गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों पर गाड़ी की बैटरी और दूसरे पार्ट्स भी पास में मौजूद कुएं में फेंकने का आरोप लगा है। हमले के बाद थाना प्रभारी ने नदी की तरफ भागकर अपनी जान बचाई और सीनियर अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो कोडरमा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस की टीम पर हमला किया गया है। पुलिस मामले पर दबिश देने के लिए पहुंची और उस वक्त ही अपराधियों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। और पुलिस के हमले की ये 2 तस्वीर आपको हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां सीनियर अधिकारी इस बात की जानकारी अपने सीनियर अधिकारी को उन्होंने दिया और उसके बाद मौके पर तमाम पुलिसकर्मी पहुंचे। आगे की कार्रवाई में वो जुटे हुए हैं। देखिए तस्वीरें आपको, लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पत्थरबाजी भी की, जिसमें गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। लोगों पर गाड़ी की बैटरी और दूसरे पार्ट्स को पास के कुएं में फेंकने का भी आरोप है। और हमले के बाद थाना प्रभारी ने नदी की तरफ भाग करके अपनी जान बचाई और उसके बाद उन्होंने ही अपने सीनियर अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद अब पुलिस आगे की छानबीन में जुटी है। जेएमएम के महाधिवेशन से पहले राज्य की राजनीति भी अब तेज हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह पार्टी सिर्फ वंशवाद की पार्टी है और परिवार से निकलकर बाहर किसी को कोई भी पद नहीं देती है, जिस पर जेएमएम ने पलटवार किया है। लगता है कि परिवारवादी पार्टियों में जो ये अधिवेशन होता है और जो अध्यक्ष का चुनाव होता है, ये महज औपचारिकता होती है। ये हमेशा कोई ना कोई सोरेन ही है जो अध्यक्ष बनेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। हम तो अपेक्षा कर रहे हैं कि सोरेन परिवार के बाहर भी अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष पद जाए। मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री हैं, फिर भी कार्यकारी अध्यक्ष पद पर काबिज हैं, तो क्यों नहीं वो किसी पिछड़ी जाति से आने वाले व्यक्ति को अपना पद सौंप देते हैं और राजनीति में एक अच्छा संदेश देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जो व्यक्ति जो परिवार पर चलने वाली पार्टियां हैं ना, उसमें ऐसा नहीं होता। अरे हमारा परिवार है, ये तो गर्व की बात है। भाजपा नेताओं, जो आला नेता, उनके तो परिवार ही नहीं हुआ करते। खैर चलिए, निजी बातों में मैं नहीं पढ़ूंगा, परंतु परिवार की पार्टी है, पूरे झारखंडियों की पार्टी है, तमाम आदिवासी मूलवासियों की पार्टी है और इसका सर्टिफिकेट हमें जनता देती है। इनकी तरह नहीं कि इनके पार्टी में आप ऊपर से नीचे उठाकर देख लें, कितने वंशवाद के उदाहरण मिलेंगे। और अब बात करेंगे नगर निकाय चुनाव की। झारखंड में एक बार फिर नगर निकाय चुनाव टलने की आशंका व्यक्त की जा रही है। विधानसभा में सरकार की तरफ से 3 जिलों में निर्धारित समय में ट्रिपल टेस्ट नहीं हो पाने की जानकारी देने के बाद जनप्रतिनिधियों में हेमंत सरकार के खिलाफ आक्रोश भी देखा जा रहा है। सुनने में आ रहा कि झारखंड में 3 जिलों में अभी तक ट्रिपल टेस्ट नहीं हो पाया है, जिसके चलते पेंच अटक सकती है। और अखबार के माध्यम से पता लगा 22 तारीख को जो चुनाव राज्य चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी थे DK तिवारी, वो भी रिटायर कर चुके हैं। तो इसलिए अब शंका तो लग रही है कि चुनाव सरजू राय जी का
कहना अब लग रहा सही सही में कहीं सार्थक, अब चुनाव इस बार फिर अब फंसा हुआ नजर आ रहा है और सरकार चाहे तो 3 जिलों को छोड़कर चुनाव करवा सकती है। उनके द्वारा विधानसभा में मांग रखा गया था, उस पर सरकार के द्वारा जवाब दिया गया है कि 3 जिला में अभी ट्रिपल टेस्ट नहीं हो पाया है और हम लोग को भी जानकारी मिल रहा है कि 16 अप्रैल को कोर्ट में डेट है चुनाव के लिए और ट्रिपल टेस्ट नहीं होने से लग रहा है चुनाव बाधित हो सकता है। कुल मिलाजुलाकर जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और बिल्कुल सही कहा है सरयू राय जी ने कि अभी भी संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। सरकार क्योंकि केंद्र की सरकार नहीं है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कहीं न कहीं अपने आप को शहरों में हारा हुआ महसूस करती है। अब तो चुनाव के पक्ष में है और चुनाव होगा भी। ट्रिपल टेस्ट का जो चल रहा है 21 जिला में हो चुका है, 3 जिला का भी बाकी है और सरकार हमको लगता है 2025 में बहुत जल्द चुनाव कराएगी। पूरा निकाय यदि तब तक आपका थोड़ा सा विकास काम कुछ बाधित है और सरकार इस बार कोशिश में लगी है कि चुनाव हो जाए। और अब आपको हजारीबाग लेकर चलते हैं, जहां कटकम सांडी प्रखंड के बचरा और लाला कुदर में कई एकड़ जंगल में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए हैं। आग तेजी से फैल रही है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों का ये कहना है कि महुआ चुनने के लिए जंगल में आग लगाई जाती है, जिससे हर साल इसी तरह की घटनाएं सामने आती है। स्थानीय लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तेज हवा और सूखी लकड़ियों की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। आगजनी की घटना की सूचना वन विभाग को दी गई है। विभाग के अधिकारी आग बुझाने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। की तरफ से अपील है कि कई सौ एकड़ में आग लगी है वन भूमि पर और इसको संज्ञान में लिया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए चिन्हित करके लोगों को, और ग्रामीण क्षेत्रों में और जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को सूचित करके, हालांकि विभाग द्वारा सूचित भी किया जा रहा है लेकिन लोग नहीं मान रहे, इसलिए उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और जो जंगल में महुआ पेड़ है उस पर तेंदुपत्ता की तरह राजस्व वसूली के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाए। जंगल में महुआ चुनने के कारण आग लगा दिया गया, उसमें बहुत सा पौधा जो है से जल गया है करीब 2-4 एकड़ में, इसलिए सच उसके पास कार्रवाई किया जाए। हम बचरा का आंचल है 100 एकड़ नहीं, लेकिन फिर भी 5-7 एकड़ के अंदर में आग लग के पूरा पौधा बर्बाद हो गया है। वन विभाग से यही अपील करते हैं कि उसको सूचित जांच करके और कार्रवाई किया जाए। इसी बीच आपको रामगढ़ से बड़ी खबर बताएं, जहां थाना क्षेत्र के बाजार टार में देर रात्रि को कई मालवाहक गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और जाम को खुलवाया। दरअसल नो एंट्री खत्म होने के बाद गाड़ियां तेजी से शहर की ओर निकलने के क्रम में एक दूसरे को ओवरटेक करने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। रामगढ़ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मालवाहक गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। अफरा तफरी का माहौल हो गया है। पुलिस भी वहां पर मौजूद है और बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने के कारण यह हादसा हुआ। रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां होल्डिंग टैक्स जमा करने का आज अंतिम दिन है। शाम 5 बजे तक खुला रहेगा निगम का सुविधा केंद्र। सभी करदाता निगम के वेबसाइट पर ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं टैक्स। आपको बता दें कि टैक्स आज जमा नहीं करने पर कल से अतिरिक्त शुल्क लगेगा। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बताएं। और मौसम से जुड़ी हुई भी आपको बड़ी खबर बताएं, जहां झारखंड में अगले 2 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। 2 से 3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। 3 से 5 अप्रैल के बीच बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन सर्कुलेशन की वजह से 2 दिनों में बारिश भी हो सकती है, मौसम विभाग का ये कहना है। बड़ी खबर आपको मौसम से जुड़ी हुई बता रहे हैं।
और आज देश भर में धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। रांची के अलग अलग ईदगाह में रोजेदार की भीड़ उमड़ पड़ी है। रांची के बाईपास स्थित ईदगाह में करीब 1 किलोमीटर तक सड़क पर बैठकर रोजेदारों ने नमाज अदा की है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। माह रमजान के अंत के बाद आज ईद के दिन आप देखिए कि रांची में किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें रांची के बाईपास के इलाके से है और ईदगाह में आज जो है वो तमाम जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने के लिए आए हैं। कहा जाता है कि आज का नमाज इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 1 महीने के रमज़ान के बाद तमाम जो रोज़ादार हैं वो ईदगाह आते हैं और नमाज अदा कर कर अल्लाह को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें शक्ति दी है कि वो 1 महीने तक जो रोज़ा का दिन था उसे उन्होंने बेहतर तरीके से निकाला है। और रांची के अलग अलग ईदगाह की इसी तरीके की तस्वीर नज़र आई है। रांची के अलग अलग ईदगाह में लगातार सुबह से ही जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। ये तस्वीरें किशोरगंज के इलाके की है जहां लगातार नमाजी पहुंचे हैं और ईदगाह में नमाज अदा कर रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ में भी ईद उल फितर की नमाज मस्जिद और ईदगाहों में शांतिपूर्ण पढ़ी गई। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम थे। सभी मस्जिद और ईदगाह के आसपास में मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गई। लोगों ने आपसी भाईचारा, सौहार्द और देश की तरक्की, अमन के लिए दुआएं मांगी। एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। सेवैयां खाकर भी ईद की मुबारकबाद लोग एक दूसरे को देते नजर आए। आज हमारे बहुत बड़ा जो पवित्र पाक महीना है, आज ईद उल फितर का दिन है। आज हम ही लोग, आज सारे पूरा हिंदुस्तान में, पूरा वर्ल्ड में आज ईद की खुशियाँ मनाई जा रही है। और ये दुआ करते हैं पाक परवरदिगार से कि हम तमाम जो मनाते रहें और प्रत्येक कोई भी त्यौहार हो हमारे हिंदुस्तान में खुशी खुशी से अपने भाईचारगी का एक पहचान दे और परिचय देते हुए अपना पर्व को मनाते रहें। जी, आज तो हम लोग ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ ली है और नमाज़ पढ़ने के बाद खुतबा हुई। खुतबा के बाद हम लोगों ने दुआ मांगी है कि पूरे हिंदुस्तान में अमन और चैन और शांति बने रहे। बस यही दुआ हम लोग की है। पर लोगों ने जो है इज्तिमाई नमाज पढ़ी और हमारे मुल्क के लिए जो है बेहतरी के लिए दुआएं मांगी और अपने घर में भी जो है लोगों से मिलेंगे इस मौके पर और आपस में जो है सौहार्द वातावरण में लोगों के साथ माहौल को बना के। झारखंड की उपराजधानी दुमका में भी सौहार्दपूर्ण माहौल में ईद मनाई गई। सामूहिक नमाज अदा करने के लिए सुबह से ही समाज के लोग ईदगाह और मस्जिदों में जुटने लगे। दुमका के जामा मस्जिद, इसके साथ ही डंगालपाड़ा, दर्जी मोहल्ला और दुधानी ईदगाह, कुमारपाड़ा मस्जिद, राखाबनी, दुधानी, नूरी पाड़ा स्थित मस्जिद में लोगों ने ईद की नमाज अदा की है और इसके बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही देश दुनिया में अमन, चैन, शांति और भाईचारा बना रहे, इसकी भी उन्होंने दुआ की और छोटे छोटे बच्चों को भी ईदी भेंट की गई। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। राजधानी रांची में 30% लोगों की प्यास बुझाने वाला कांके डैम अब जहरीला होता जा रहा है। जो डैम राजधानी की खूबसूरती बढ़ाता था, आज उसका ही अस्तित्व खतरे में पड़ा है। डैम के चारों तरफ बसी घनी आबादी से निकले जहरीले पानी इस खूबसूरत डैम की शक्ल बिगाड़ दी है। राजधानी की खूबसूरती बढ़ाने वाला डैम कैसे आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। कांके डैम जो हमेशा से राजधानी की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है, लेकिन आज ये खूबसूरत डैम अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ता नजर आ रहा है। 1954 के बाद से हर साल अतिक्रमण के बाद भी डैम राजधानी की 30% आबादी की प्यास बुझाता है, लेकिन आज इस आबादी ने ही डैम को जहरीला बना दिया है। डैम के चारों तरफ घनी आबादी और अपार्टमेंट से निकले जहरीले पानी के कारण डैम जहरीला बन गया है। स्थानीय लोगों में गंदे और जहरीले पानी को लेकर गुस्सा साफ नजर आ रहा है। पूरा कांके रोड में जितने भी नाला बनाया गया सरकार की ओर से, ये अपार्टमेंट का कोई पानी गंदा नहीं है।
बल्कि सरकार के द्वारा बनाई गई नलियों का पानी वो पूरा डैम में गिराता है। और हर जगह रांची के जितने भी कोना है, 15 बाजार से लेके जितने भी एरिया हैं, सभी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अगर बनाया जाए तो ये समस्या ही नहीं आएगी। इतना बिल्डिंग जो बन रहा है, इतना फ्लैट बन रहा है, इसका पानी कहाँ जाएगा? इस फ्लैट के तुरंत बाद से ऊपर है, स्लोप ऊपर है, और स्लोप जो नीचे आ रहा है ना, वो डैम की ओर आ रहा है। पानी कहाँ जाएगा सर? एकदम इसी में जाएगा डैम में। आप नहीं रोक सकते इसको, ऐसा भौगोलिक स्थिति है। यहाँ तो सैंक्शन नहीं देना था, आप सैंक्शन कैसे दे दिए? पूरा नेचुरल चीज को खराब कर रहे हैं आप। पहाड़, जितना पहाड़ पेड़ था सबको काट काट के आप दिए जा रहे हैं। अभी भी यहाँ पेड़ कट रहा है, जितना गार्डन था सब पेड़ कट रहा है। डैम में जहरीला पानी जाने के कारण ट्रीटमेंट प्लांट के कर्मियों के लिए भी चुनौती बढ़ गई है। 4 चरणों में साफ करने के बाद पानी को पेयजलापूर्ति के लिए घरों में भेजा जाता है, लेकिन डैम में ही पानी का रंग बदल जाने के कारण वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। पूरे रांची का डैम के जो आसपास के क्षेत्र हैं, सभी का नाला नाली का पानी इसी में आता है, और इसके कारण है कि आप यहाँ का पानी भी देख रहे हैं कि बिल्कुल काला है। तो इस काले पानी को साफ करने में चुनौती तो हम लोगों की बढ़ जाती है, केमिकल डोजिंग भी बढ़ जाता है और आदमी का परेशानी भी बढ़ा हुआ रहता है। 28 फीट गहरे कांके डैम में पानी की गुणवत्ता काफी खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है। हालात ये हो गए हैं कि इसे साफ करने के लिए अब तय मानक से ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। डैम को साफ करने के लिए फिटकिरी, ब्लीचिंग पाउडर और चूना पत्थर की डोज भी पहले की तुलना में बढ़ा दी गई है। कहा जाता है पानी का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन कांके डैम आएंगे तो पानी का रंग भी आपको नजर आएगा। और जाहिर है कि जब पानी का रंग नजर आएगा तो आपको सेहत का रंग भी बदलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में जब भी आप कांके डैम से गुजरिए, आसपास के नालों को देखिए, तो इतना अवेयर खुद भी हो जाइए। और जो लोग पानी जिन घरों से, जिन मोहल्लों से, जिन अपार्टमेंट से कांके डैम में पानी, गंदे नाले का पानी आ रहा है, वहाँ के भी लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत है और खासकर सतर्कता बरतने की जरूरत है कि आप गंदे पानी अगर कांके डैम में भेजेंगे तो ही पानी वापस आपके घरों तक पहुंचेगा। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में हाथियों के उत्पात से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। हाथी शहरी इलाकों में घुसकर लोगों की जान के पीछे पड़ गए हैं। वन विभाग की टीम हाथी को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाथियों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। झारखंड में हाथियों ने आतंक मचा रखा है। राज्य में हाथी अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं और उत्पात मचा रहे हैं। कहीं हाथी किसी को बेघर कर रहे हैं तो कहीं किसी की जान के पीछे ही पड़ गए हैं। हजारीबाग और गुमला में हाथियों ने ऐसा उत्पात मचाया है कि स्थानीय लोगों में दहशत फैली हुई है। वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच रही है और हाथियों को जंगल की ओर भेजने की कोशिश कर रही है। हाथी एग्रेसिव हो गया है, आदमी को दौड़ा रहा है और मार रहा है, इसलिए जंगल में महुआ चुनने नहीं जाएं और जंगल में आग भी नहीं लगाएं। आग लगाने के कारण हाथी अपना जो रूट है उसको चेंज करके इधर उधर भटक जा रहा है। गुमला में हाथियों ने पिछले 36 घंटे से आतंक मचा रखा है। हाथियों ने पिछले 36 घंटों में 1-2 नहीं बल्कि 5 लोगों को कुचलकर मार डाला। वहीं घटना के बाद हल्ला करने पर हाथी वहां से भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग ने मृतक के परिजनों के लिए 4 लाख मुआवजे का ऐलान किया, जिसमें 10,000 रुपए तुरंत परिजनों को दिए गए। 10,000 मुआवजा दिया गया है और कागजी प्रक्रिया होने के बाद उसको फिर से 3,90,000 पैसा दिया जाएगा। सिर्फ गुमला ही नहीं, हजारीबाग में भी हाथियों ने आतंक मचा रखा है। हजारीबाग के शहरी इलाकों में हाथी जैसे ही घुसे, इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हाथियों ने क्षेत्र में कई जगहों पर तोड़फोड़ की और एक बाउंड्री की वॉल को भी ध्वस्त कर दिया। हाथियों को रिहायशी इलाके में देखकर लोग दहशत में आ गए और घरों में दुबकने के लिए लोग मजबूर हैं। 10 हाथी आया हुआ है, उसमें 2 बच्चा है और 8 बड़ा हाथी है। तो ये सामने कृषि फार्म है, उसमें 2 बाउंड्री लगा हुआ है, लेकिन सामने में पहले से ये क्वार्टर खाली हो चुका है और 2-3 घर यहाँ क्वार्टर बचा हुआ है। हाथियों के आतंक से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। वन विभाग भी लगातार हाथी को भगाने की कोशिश में जुटा है। साथ ही वन विभाग की टीम लोगों से हाथियों से छेड़छाड़ नहीं करने की अपील कर रही है और हाथियों की मौजूदगी की सूचना तुरंत विभाग को देने की भी बात कही है।
गुमला से न्यूज 18 संवाददाता रुपेश भगत और हजारीबाग से संवाददाता सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो फिलहाल